लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ इंडेस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाँ, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव हर इंडेस की तरह काउंटिंग ट्रीटमेंट बताना किसका, लैंड और बिल्डिंग का, जिस जो किस पर्पस के लिए हेल्ड हो रही है, रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है, एज पर इंडेस 40 इज ऑलवेज एट कॉस्ट मॉडल, और उसका रिलेटेड डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो मेजरमेंट करेंगे वो कॉस्ट मॉडल पे करेंगे, बट जो डिस्क्लोजर पर्पस है वो हम फेयर वैल्यू भी हमें डिस्क्लोज करनी पड़ती है अगर हम रिलायबली मेजर कर सकते हैं तो। नाउ स्कोप क्या है इसका, वही रिकॉग्निशन मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एंड इट डज नॉट अप्लाई टू इंडेस 41 एंड इंडेस 16, क्योंकि उसका रिस्पेक्टिव अगर इंडेस 41 मतलब अगर बायोलॉजिकल एसेट से है तो उसके अंदर वापस 16 लग जाता है इंडेस, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है वहां पे। अदरवाइज अगर इंडेस 2 में उन्होंने चेंज कर दिया यूज तो इंडेस 2 में भी जा सकता है। अदरवाइज मिनरल राइट्स एंड मुझे रिसोर्सेज एक जो हाँ, हाँ, एक डाउट है। है। जैसे अगर कोई भी हमारी प्रॉपर्टी, एक डाउट है, हम्म हमारी प्रॉपर्टी जैसे हमने आरओयू एसेट बुक करा हुआ है, ठीक है, हम्म तो वो हमारा इंडेक्स 616 से कवर होगा, यस। है ना? ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमने उसे सबलीज कर दिया, तो हाँ, एक तरीके से तो हमने उसे अपनी बुक से फिर आरओयू एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, तो फिर वो हमारा नो हमारी नो बुक्स नो में नो एसेट नो ही नहीं होगा, तो मतलब वो। नो 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 नो, सब लीज के केस में लेसर इंटरमीडिएट लेसर डिफाइन नहीं करेगा, ओएल है या एफएल है। हाँ हाँ, मतलब एज्यूमिंग कि वो फाइनेंशियल लीज पे कर रहा है, एज्यूमिंग फाइनेंशियल फाइनेंशियल लीज पे, लीज है, हाँ फाइनेंशियल लीज पे करा है तो इंडेक्स सब लीज 40 कर के रहा है, परमिट से बाहर हो जाएगा। परमिट से बाहर हो जाएगा ना, बस ये रहा, ठीक है। जैसे अभी आगे भी आएगा जरा, लीज टू एंटिटी अंडर फाइनेंस लीज नॉट एन एग्जांपल ऑफ आईपी। नॉट एन आईपी। हम्म यस। नाउ अब हम देखते हैं डेफिनेशन। मेन जो इसकी डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, क्या होती है, लैंड और बिल्डिंग और पार्ट ऑफ लैंड और बिल्डिंग हेल्ड बाय ओनर और लेसी। ओनर भी हेल्ड कर सकते हैं, लेसी भी, लेसी एज एन आर यू एसेट अंडर ऑपरेटिंग आरओयू लीज। एसेट। हम्म क्योंकि क्या कहते हैं हेल्ड, अगर अगर लेसी जैसे तुम फाइनेंस लीज कर रही थी वो हेल्ड ही नहीं कर रहा होगा आर यू एसेट, तो वो नेट इन्वेस्टमेंट एंड हाँ लीज करेगा वहां पे। हाँ, अगर हम हम्म लेसर हैं और हम ऑपरेटिंग लीज पे कर रहे हैं, तो हमारी राइट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसिडर हो जाएगी। करेक्ट। और अगर हम लेसी हैं और आरओयू एसेट ले रहे हैं, लेकिन हमारा पर्पस ये है कि हम उससे रेंटल्स और कैपिटल एप्रिसिएशन कमाएं, तो भी वो 40 में कवर होगा। रेंटल या कैपिटल आर यू एसेट अगर तुमने हेल्ड कर रखी है तो तुम्हारा यूज क्या करिए उससे। अब वही मेरा डाउट है ना, कि मतलब जैसे इसमें हम पढ़ते हैं ना हेल्ड बाय ओनर और लेसी, तो यहाँ पे राइट, मेरे डाउट आ जाते हैं। हाँ, क्या। कि मतलब लेसी तो, अगर लेसी मान लो अपने ऑपरेशंस के लिए एसेट को हेल्ड कर रहा है, कुछ कर रहा है, हम्म तो वो तो फिर उसके ऑपरेशंस का पार्ट हो गया ना, या 116 लगेगा, या जो भी अपने उससे रेवेन्यू एक सेकंड, रिकॉग्नाइज होगा। अगर तुमने बोला लेसी अपने ऑपरेशंस के लिए कर रहा है, राइट, तो वो कोई हम्म, रेंटल्स अर्न नहीं कर रहा, कोई अर्न नहीं कर रहा, करेक्ट। मतलब उसने सब लीज भी नहीं कर रखी, नहीं, बस उसने हेल्ड कर रखा है अपने पास। तो वो इंडेक्स 16 के अंदर जाएगा या 116 के अंदर रिस्पेक्टिव। 116 के अंदर, ओके, ठीक है। लेकिन अगर हम्म उसने आरओई एसेट ले रखा है फॉर द पर्पस ऑफ रेंटल्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, तो वो हम्म हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होगा। बट हमें वही वैल्यूएशन होगी बस कि ओएल है या एफएल है। ओएल होगा तब इंडेक्स 40 के अंदर कवर होगा, अदरवाइज नॉट। नहीं, अगर अगर लेसी है तो वो एफएल के अंदर ही आरओई एसेट हेल्ड करेगा ना, होल्ड करेगा। अरे रुको रुको, तुम समझी नहीं, एक सेकेंड। मिस्टर एक्स या एक्स लिमिटेड, ये है लेसर, ठीक है, ये एबीसी लिमिटेड जो मेन लेसी है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मान लो अभी अभी केस नहीं है, लेकिन नेक्स्ट केस में क्या आ जाएगा, एक और आ जाएगी एमएनओ लिमिटेड, ये हाँ एक हो हाँ, जाएगी ठीक है, लेसी। ठीक है। इसको मैं करके नीचे कर देता हूँ, और इस केस में ये हो जाएगा सब इंटरमीडिएट लेसर। हाँ। अब तुम बताओ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हो। अच्छा, मैं पता है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही थी। अब मैं समझ गई, मैं अपनी डाउट खुद ही समझ गई। देखो, मैं पूछ रही थी खाली अगर एक्स वाई जेड और एबीसी लिमिटेड होते और वो लेसी होता, बस बस मैं ये पूछ रही थी, ये पॉइंट।
तो हाँ इसमें तो वो ऑब्वियसली 116 के अंदर ही अकाउंट फॉर होगा, उसमें हाँ 40 की बात ही नहीं आएगी, और है ना। ऊपर से, हाँ और ऊपर से ये बताओ, लेसी है वो रेंट पे कर रहा होगा या अर्न कर रहा होगा? पे कर रहा होगा, सिंपल सी बात है। हाँ। वही ना, बस यहाँ पे ऐसे लिखा होता ना बाय लेसी एज आर वैसे, तो वो मेरा कंफ्यूजन हो रहा था। लेकिन अगर और वो वो अगर जो लेसी इंटरमीडिएट होगा लेसर और है। वो इंटरमीडिएट लेसर होगा और उसने ओएल पे लीज लीज कर रखा होगा, तो वो आईपी के अंदर काउंट होगा। करेक्ट। Got it, got it. हम्म। नेक्स्ट क्या गया अभी भाई? फॉर रेंटल पर्पस और कैपिटल एप्रिसिएशन रेदर देन फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, तो वो इंडेक्स 16 के अंदर चला जाएगा। और अगर उन्हें ऑर्डिनरी Yes, कोर्स में सेल करने के लिए रख रखा है तो इंडेक्स 2 के अंदर चला जाएगा वो। टू के अंदर। अब हम इसमें देखना पड़ेगा, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आता है, वो क्या होता है? हेल्ड बाय ओनर लेसी, यूज इन प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई और गुड्स और सर्विसेज और फॉर एडमिन पर्पस। वही आगे जो तुम्हारा केस था, ओनर लेसी ने क्या रखा है प्रोडक्शन सप्लाई में या एडमिन पर्पस में, जो तुम्हारा था। तो वो इंडेक्स 16 या 116 में रिस्पेक्टिव जाएगा। लीज पे है तो कवर होगा। लेसी है तो वो उधर चला जाएगा वहां पे, एफएल के केस में। अदरवाइज 16 के 116 अंदर में। रहेगा। नाउ फेयर वैल्यू, क्योंकि हमें फेयर वैल्यू निकालनी तो पड़ेगी एज डिस्क्लोजर पर्पस ऑल्सो, तो उसके लिए हाँ, हम इंडेक्स 116। 113 लगाएंगे, जो क्या होता है, प्राइस रिसीव टू सेल एन एसेट एंड पेड टू ट्रांसफर द लाइबिलिटी इन ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन विद अ नॉर्मल मार्केट पार्टिसिपेंट। और कॉस्ट क्या होगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पेड और फेयर वैल्यू फॉर अनदर एसेट, जो हम आगे भी पढ़ेंगे कि हम कैश जितना हम पे करते हैं परचेज प्राइस एंड ऑल इनिशियल मेजरमेंट के केस में। और अगर हम एक्सचेंज करें तो फेयर वैल्यू पे रिकॉग्निशन हो जाती है। नाउ अब मेन क्राइटेरिया होता है क्लासिफिकेशन करना, आइदर अंडर आईपी और ओओपी, मींस ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो हम इसके लिए क्या देखते हैं, सबसे पहले नेचर ऑफ आईपी। उसका क्या है कि इट जनरेट कैश फ्लो लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एसेट्स हेल्ड बाय एंटिटी और ग्रुप ऑफ एसेट्स। मतलब जो कैश फ्लो जनरेट कर रही है वो आइटम वो सेपरेट होनी चाहिए, मतलब लार्जली या तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए अदर एसेट से। जैसे हमने कोई पूरी बिल्डिंग ऑब्टेन कर ली और उसके अंदर हमने कोई एक इंसिडेंटल एक रेंटल इनकम और अर्न कर रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल हमने रेंट वो ले रखा है लीज पे, और उसके अंदर एक केटरिंग की सर्विस है या कुछ हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं या मेंटेनेंस की कर रहे हैं, जो इंसिडेंटल है, लेकिन वो बहुत लार्जली मेन किससे जनरेट होगा, जो हम लीज पे हमने कर रखी है। तो वो होनी चाहिए, मतलब लार्जली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मीन्स वो ओके, सीजीयू की जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए वहां पे। सेटिस्फैक्टरी। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सप्लाई एट्रीब्यूटेड नॉट ओनली टू अदर एसेट्स, अगर वो अदर एसेट से भी रिलेटेड हो जाएगा तो वहां पे वो इंडेक्स 16 लग जाएगा, क्योंकि मेन उसका लार्जली इंडिपेंडेंट नहीं है और अदर एसेट से रिलेटेड ज्यादा है, जिसे प्रोडक्शन और सप्लाई में हेल्प मिल रही है। तो इधर वो इंडेक्स 16 में चला जाएगा या 116 के अंदर। अब पैरा 9 जो इंडेक्स 40 का है वो डिफाइन करता है कि एग्जांपल प्रोवाइड करता है कि जो आईपी नहीं है। एग्जांपल वापस वही आ गया कि इंटेंडेड फॉर ऑर्डिनरी कोर्स और ऑनर ऑक्यूपाइड और लीज टू एंटिटी अंडर अ फाइनेंस लीज। फाइनेंशियली। नेक्स्ट आ गया, अगर प्रॉपर्टी हमने हेल्ड कर रखी है फॉर मोर देन वन पर्पस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब यहाँ पे हमें इवेल्युएशन करनी पड़ती है कि हम उसको स्प्लिट कर स्प्लिट सकते हैं, करेंगे या मतलब सेल या फिर लीज आउट सेपरेटली अलग से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हम कर सकते हैं, जितना हम पोर्शन अगर कर सकते हैं वहां पे, तो आइदर इन 16 कर देंगे या 116 कर देंगे, अगर या लीज भी कर सकते हैं। 116। हाँ। और अदरवाइज हम कर देंगे रेंटल इनकम, मतलब इंडेक्स 40 जितनी रिमेनिंग होगी, जितनी जिस पोर्शन से हम रेंटल अर्न कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम स्प्लिट नहीं कर सकते वहां पे, कई बार इनमेजरेबल होता है, हम नहीं कर सकते वहां पे स्प्लिट भी, तो उस केस में क्या करेंगे, इंडेक्स 40 तभी लगेगा जब इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है जो ओनर ऑक्यूपाइड होगा। ओनर मीन्स हम ऑक्यूपाइड एडमिन होगा। पर्पस के लिए बहुत ही कम यूज कर रहे हैं वहां पे, मेजर हमारा रेंटल ही है। रेंटल सी। नेक्स्ट आ गया, प्रॉपर्टी लीज टू अनदर ग्रुप मेंबर इन केस ऑफ सीएफएस। अगर हमने प्रॉपर्टी एक सब्सिडरी पेरेंट के अंदर ही कर रखी है, तो उस केस में वहां पे सीएफएस में वो आईपी एज अ हेल्ड नहीं होगी वहां पे, वो इंडेक्स 16 के अंदर ओनर एसएफएस के ऑक्यूपाइड अंदर। प्रॉपर्टी होगी, या अगर लीज है तो लीज हाँ, एसेट के अंदर जाए, मतलब ठीक। इंडेक्स 116 आरओ एसेट के अंदर क्लासीफाई होगी, नॉट अंडर आईपी इन सीएफएस। लेकिन स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो अगर पेरेंट ने लीज पर दे रखी है, तो वो हमारी हम्म। उसके अंदर तो पेरेंट्स की एसएफएस में तो 40 में ही जाएगी ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर करेक्ट लीज पे कह रही करेक्ट। हूँ, अगर उस पे दे रही हूँ ओएल राइट। पे। और अगर सब्सिडी के वो, अंदर वो 116 में काउंट होगी, कि जब यस, कंसोलिडेट करेंगे तो इफेक्ट नॉक ऑफ हो जाएगा, तो ओपी बचेगी फिर। राइट। ना ये वो आपकी वही आता है कि इसमें क्लासिफिकेशन कई बार डिफिकल्ट होती है, जजमेंट और रिक्वायर्ड हो जाती है वहां पे। ना अगर एंसिलरी सर्विसेज, जैसे ऊपर हमारा केस था, अगर एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड हो रही है वहां पे, मार्क मतलब कोई और भी, तो वो हम ये देखेंगे कि इनसिग्निफिकेंट अरेंजमेंट एज अ होल है या नहीं, कि जैसे जो मेजर हम कमा रहे हैं रेंटल इनकम से और अदर सर्विसेज से कितना यूज कमा रहे हैं। अगर वो इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है
तो इंडेक्स 40 के अंदर, अदरवाइज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट आ गया रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन हम कब करेंगे? आईपी की। इसकी हम करेंगे व्हेन प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर देयर दैट विल फ्लो टू एंटिटी, और कॉस्ट ऑफ आईपी एंड रिलायबली मेजरेबल कॉस्ट ऑफ आईपी, तो हम इसको रिकॉग्नाइज कर देंगे। और जो सब्सिक्वेंट कॉस्ट होंगी जैसे डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट, उसको तो हम नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे। और जो हाँ रिप्लेसमेंट कॉस्ट होंगे, अगर हम कुछ yes, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वहां पे, तो हम उसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, और जो न्यू रिप्लेसमेंट पार्ट है तो हम उसको कैपिटलाइज कर देंगे। when incurred. हम्म। नाउ आ गया मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन हम कैसे करेंगे? ऑनर ऑक्यूपाइड की करेंगे। ऑनर ऑक्यूपाइड की जैसे ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की करते हैं, इनिशियली एट कॉस्ट, मींस ट्रांजैक्शन कॉस्ट में इंक्लूसिव होती है, जैसे परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर, जो हमने लीगल सर्विसेज के लिए पेमेंट किए हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस, जो मतलब हमने प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर करने के लिए टैक्स बियर किया है, या अगर कोई और ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर हुई है। और बट हमें इसमें क्या एक्सक्लूड करना है? स्टार्टअप कॉस्ट। अगर हमने कोई स्टार्ट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, मतलब इनिशिएट करने के लिए वो कॉस्टिंग करके, वो नहीं होगी। ऑपरेटिंग लॉसेस, कि हमें एक पर्टिकुलर लेवल के लिए अचीव करने के लिए हमने वो किया है, स्टार्ट करने से पहले हमारा लॉसेस स्टार्ट हो गए, तो वो नहीं करेंगे। और एबनॉर्मल कॉस्ट इन कंस्ट्रक्शन और डेवलपिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अगर डेफर्ड पेमेंट्स हो रही है वहां पे, तो उस केस में हम क्या करेंगे? पेमेंट डेफर्ड हो रही है तो वापस इंडेक्स 16 की तरह कैश प्राइस इक्विवेलेंट करके, मतलब हम प्रेजेंट पीवी कर देंगे, जो रिमेनिंग हम फ्यूचर में पेमेंट्स करेंगे, तो उसके हम कॉस्ट पर, उसकी केस में कॉस्ट क्या होगी? कैश प्राइस इक्विवेलेंट। जैसे इसका हम क्वेश्चन भी कर लेंगे लास्ट में, इंडेक्स 16 की तरह कॉमन ही है। नेक्स्ट आ गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड एज एक्सचेंज ऑफ अनदर एसेट। अगर हमने दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या कोई और अनदर एक्सचेंज किया है अनदर एसेट से, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले वापस देखेंगे कि कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं, कमर्शियल सब्सटेंस या फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है या नहीं है। अगर दोनों में से कुछ भी है, आइदर बोथ में से कुछ भी, तो हम आप फिर ये इवेल्युएशन करेंगे विच फेयर वैल्यू इज मोर क्लियरली एविडेंट। मतलब अगर रिसीव्ड की गिवन है वहां पे, मतलब रिसीव्ड की हम फेयर वैल्यू मेजर कर सकते हैं और गिवन अप की नहीं कर सकते, तो उस पर रिकॉग्नाइज करेंगे। सिमिलर विद केस ऑफ गिवन अप, अगर हम रिसीव्ड की नहीं कर सकते, गिवन अप की कर सकते हैं। बट अगर हम दोनों की कर सकते हैं, फिर वहां क्वेश्चन आता है, फिर वहां किसकी यूज करेंगे? फिर देखेंगे पहले तो सबसे गिवन पहले विच एवर इज मोर क्लियरली एविडेंट। क्लियरली एविडेंट कौन सी है? अगर मान लो चाहे रिसीव्ड की है तो हम वो यूज करेंगे। अदरवाइज हम हमेशा एसेट गिवन अप की रिकॉग्नाइज करेंगे अगर दोनों की गिवन है। और अगर हम हमारा कमर्शियल सब्सटेंस भी नहीं और फेयर वैल्यू भी नहीं कर सकते, तो कैरिंग हमारा कैरी जो अमाउंट। हमने गिवन अप की है उसकी कैरिंग अमाउंट पे रिकॉग्नाइज कर देंगे। और जो आईपी होती है, हेल्ड एज आरओई एसेट, वो इनिशियली एज पर इंडेक्स 116 अप्लाई होती है। हाँ उसकी कॉस्ट तो 116 के अकॉर्डिंग मेजर होगी। हम्म। एनी डाउट टिल हियर? नो डाउट। नो डाउट, नो डाउट, नॉट ओके, येट। चलो मेरे को एक बार ये बताओ कि जैसे आईपी जो हमने, जैसे अभी ये लास्ट में जो पढ़ा है आईपी हेल्ड एज, तो हमने आरओयू एसेट एक्सचेंज की है, मैंने तुम्हें लीज पे एसेट दे दी, मैंने तुमसे एक बिल्डिंग कोई और ले ली, तो उस केस में कैसे रिकॉग्निशन करोगी या कैसे वैल्यूएशन करोगी? मतलब कि मेरे पास जो आईपी थी वो आरयू एसेट थी, लेकिन मैंने हाँ। आरयू एसेट एक्सचेंज करके तुमसे बिल्डिंग ले ली हम्म। एक्सचेंज के अंदर। यस। फिर तो अब जैसे मेरा एसेट गिवन अप मेरी आरओयू एसेट है, हम्म। ठीक है? अब आरओयू एसेट की फेयर वैल्यू चेक करना, आरओयू और जो एसेट की फेयर बिल्डिंग वैल्यू ली है या अंडरलाइंग एसेट की वो फेयर जो, वैल्यू चेक करना? हाँ मतलब अंडरलाइंग हम्म। एसेट की चेक करेंगे या आरओयू एसेट की चेक करेंगे? बताओ किसकी देखोगे फेयर वैल्यू? मेरे ख्याल आरओयू एसेट की चेक करनी चाहिए, हम अंडरलाइंग एसेट तो ट्रांसफर ही नहीं कर रहे ना, आरओयू एसेट राइट टू यूज एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, तो राइट ऑफ यूज की देखोगे, अंडरलाइंग एसेट की नहीं देखोगे। बट ये बताओ, जैसे आरओयू एसेट की हम तुम मतलब फेयर वैल्यू, चलो ठीक है छोड़ो उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आगे क्या इवैल्यूएशन करोगी? तुमने जैसे बता रही थी, आगे कंटिन्यू करो। हाँ तो अब जैसे बिल्डिंग, अब जैसे जिसकी भी, फिर हम वही वही चले जाएंगे कि अब जैसे जो आरओयू एसेट जो एक्सचेंज कर रहा है, उस अगर हम उसकी तरफ हम्म। से देखें तो वो तो फिर उसे उसकी कॉस्ट भी मेजर करना पड़ेगा।
क्या चीज? ROU एसेट को, क्योंकि किसकी उसके बुक्स लिए में कह रही हो? गिवन अप एसेट है बिल्डिंग, हम्म। जिसको हाँ, मतलब तुम्हारी बुक्स में एक तरीके से, क्योंकि मैंने तुमसे बिल्डिंग ली है ना, हाँ, तो तुम्हारी बुक्स में फिर ROU एसेट को मेजर करोगे एट कॉस्ट, किसकी बुक्स जिसकी में कह रही हो वैल्यू अभी तुम? अमाउंट है, किसकी बुक्स में कह रही हो? दोनों की जिससे बुक्स में मैंने एंट्री? ROU एसेट एक्सचेंज किया। दोनों की बुक्स में बता दो, या फिर चलो एक्सेल पे आते हैं हम। देखो अगर, हाँ सिमिलर केस है। इसके इसने ये इंटरमीडिएट लेसर है, ये वाला यहाँ पे केस, ठीक है। इस केस में हम, क्या, ठीक है, इसने यहाँ पे क्या करिए, हम्म, इसने अब बिल्डिंग रिसीव कर ली, क्या, ठीक है, इसको और इसने ट्रांसफर कर दी। आरओयू एसेट, आरओयू एसेट अब इसके पास आ गई। तो अब क्या एंट्रीज जैसे पास कि करोगी फिर एबीसी और एमएनओ लिमिटेड की बुक्स में, और किस अमाउंट पे? देखो, अगर उसने लीज पर दिया है ROU एसेट, तो फिर हम्म। इसकी तो कॉस्ट 116 के अकॉर्डिंग कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी ROU एसेट की वैल्यू, इसकी बुक्स में कह रही हो अभी? लिमिटेड को, एमएनओ की MNO बुक्स में। लिमिटेड को। हाँ, तो एंट्री क्या पास करोगी? भाई ROU एसेट को डेबिट करेंगे, बिल्डिंग को क्रेडिट आरओयू करेंगे, एसेट डेबिट उसकी कॉस्ट, टू बिल्डिंग, बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग हमने क्रेडिट कर दिया। और इस केस में उल्टा कर देंगे ना? हाँ, अब अमाउंट्स पे क्या मेजरमेंट करेंगे, अमाउंट्स बताओ। अब अगर मैं एबीसी लिमिटेड की बुक्स में देखूं, तो उसको बिल्डिंग की जो एसेट जो रिसीव करा है उसने, उसकी फेयर वैल्यू से ज्यादा क्लियरली एविडेंट पता होगी। हम्म। अब हमें ये देखना पड़ेगा ना, अब जैसे कमर्शियल सब्सटेंस तो है इसके अंदर, हम्म। अज्यूमिंग कमर्शियल सब्सटेंस है, हम्म। तो अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट अब देखेंगे कि अगर, अब जैसे बिल्डिंग एसेट उसने रिसीव करा, ठीक है, तो उसकी फेयर वैल्यू अगर एविडेंट है, तो वो अपनी बिल्डिंग की कॉस्ट, वो बिल्डिंग की फेयर वैल्यू पे अमाउंट रिकॉर्ड करेगा, तो फिर बिल्डिंग की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा। जैसे मान लो बिल्डिंग की फेयर वैल्यू 50 लाख आई, और हम्म। ROU एसेट जितने का भी था, फिर डिफरेंस उसका अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। एक चीज बताओ, आरओयू एसेट की फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं हम? ROU एसेट की फेयर वैल्यू निकल, मुझे नहीं लगता निकल सकती होगी ROU एसेट की फेयर वैल्यू। नहीं निकल सकती? अगर वो, नहीं, अगर जैसे हम रेट, इम्प्लिसिट रेट को देख के चलें तो शायद निकल सकती है, इम्प्लिसिट रेट या IBR को लेके चलें तो। आईबीआर, लेस इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, तो वो तो हमारे पास इम्प्लिसिट पहले है ही, वो रेट, तो क्योंकि हमने आरआई एसेट रिकॉग्नाइज किया, तो लीज लायबिलिटी भी कर रखी होगी साइमल्टेनियसली तो। हम्म। ROU एसेट की करी जा सकती है। ये मुझे ठीक से कंफर्म नहीं है कि ROU एसेट की हम फेयर वैल्यू मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके। कर तो सकते होंगे ROU एसेट की फेयर वैल्यू मेजर, ऐसा है। ओके। तो मैंने जब ये पूछा, ये क्वेश्चन पूछा नहीं था कि तुम फेयर वैल्यू किसके लोगे, आरओयू एसेट की या अंडरलाइन की, तुमने बोला था आरओयू की। हाँ, तो तो कर आरओयू की सकते निकाल होंगे सकते हैं ना, मतलब? मुझे आई थिंक निकाल सकते होंगे। हाँ, निकाल सकते हैं। फेयर वैल्यू तो वही होगी ना, अगर हम लेवल 3 इनपुट ले लेंगे, वो तो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो हाँ, मेथड, डिस्काउंटिंग कितना कैश हमें फ्लो कैश फ्लो मेथड इंकर यूज करना है वो सब। ठीक है, चलो आरओयू एसेट की फेयर वैल्यू निकल सकते हैं और बिल्डिंग की भी निकल सकते हैं, अब क्या करोगी? अब दोनों की अगर निकल सकती है, तो हम, अब हमने एसेट गिवन अप कौन सा करा है, ROU एसेट गिवन अप करा है, गिव हाँ, अप करा है, तो ROU एसेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो, आरओयू एसेट की अपन फेयर लोग वैल्यू पे। निकल, हाँ। चलो ये बताओ, जैसे जो चलो आरओयू एसेट की फेयर वैल्यू पे, राइट? क्योंकि किसकी हम बुक्स में, एबीसी एबीसी या लिमिटेड के एमएनओ? लिए तो, एबीसी एबीसी लिमिटेड के लिए तो ROU एसेट है ना जो उसने गिव अप करा है। हाँ। हम्म
तो उसके लिए दोनों की अगर फेयर वैल्यूज क्लियरली एविडेंट है तो फिर हाँ हम एसेट एसेट गिवन अप की वैल्यू फेयर वैल्यू पे नहीं मेजर करते, वो यूज ओके। करेंगे। हाँ अभी ये एक चीज और ये बताना कि आरओयू एसेट क्या कहते हैं। जो आरओयू एसेट है उसकी कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू डिफर हो सकती है। आरओयू एसेट की कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू डिफरेंट तो नहीं हो सकती, क्योंकि कैश फ्लोज चेंज नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल वो जो रेट है इम्प्लिसिट रेट या आईबीआर उसको चेंज कर दे, ओके। या फिर कोई मॉडिफिकेशन ही हो जाए मेजर, लीज पेमेंट्स ही चेंज कर दिए, वो चेंज कर दिया। हम्म। बट अगर सारे फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रख के चले तो फेयर वैल्यू लेवल 3 इनपुट्स के हिसाब से फिर फेयर वैल्यू हमारी कॉस्ट की इक्विवेलेंट ही आएगी। कॉस्ट के कैरिंग अमाउंट के इक्विवेलेंट आएगी। हाँ, कैरिंग अमाउंट की इक्विवेलेंट आएगी। आरओयू एसेट से तुम्हें क्या कैश फ्लोज मिलेंगे? नहीं, भाई एबीसी लिमिटेड की बुक में आरओई एसेट, तो फिर उसे रेंट नहीं मिलेगा जब वो एमएनओ लिमिटेड को देगा, किसको? एबीसी लिमिटेड को। बिल्डिंग मिल तो गई तुम्हें। क्या बात है, डबल डबल चीजें चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, रेंट इनकम भी चाहिए। ओके, हाँ बिल्डिंग भी समझ है। चलो इस क्वेश्चन पे केस पे आएंगे एक बार, तुम्हें थोड़ा सा और आगे एक बार बताता है मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, फिर बताना एक बार। हम्म अब आ गया मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, तो उसके इसमें क्या करेंगे, काउंटिंग पॉलिसी हम डेवलप करेंगे कि यही है कि आईपी तो हमेशा कॉस्ट मॉडल कहते हैं टू ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बट आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन आईपी हम किसके अंडर मेजर करेंगे, 105 की अगर हमने क्लासिफाई एज हेल्ड फॉर सेल कर दी, 116 कर देंगे अगर हमने एज एन आरओ एसेट हेल्ड कर दी, मीन्स वही हो गया ओएल के अंदर कर दी, तो 116 के अंदर हेल्ड करके या फाइनेंस लीज के अंदर कर दी तो हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लेकिन हम्म इस केस में है यहाँ पे, उस केस में क्या आएगी अगर हम फाइनेंस लीज के अंदर कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मेजरमेंट किस केस में होगी, ओएल या एफएल, आईपी मेजरमेंट एज पर सब्सिक्वेंट। हेल्ड बाय लेसी एज, नहीं ये तो फिर ओएल के केस में, ओएल के केस ओएल में या ही होगा एफएल ना। है। हेल्ड बाय लेसी एज आरओयू एसेट एंड नॉट हेल्ड फॉर सेल। हाँ तो ये किस केस में कह रही हो, ओएल या एफएल? ओएल के केस में। ओएल के केस में। नहीं नहीं, ओएल के केस में हो ही नहीं सकता, एफएल के केस में होगा। अरे ओएल सही तो कह रही थी पहले। जब तुम आरयू एसेट अगर एफएल, लेसी हेल्ड कर रहा है आरयू एसेट, वो तो करेगा ओएल के केस में, एफएल के केस में करेगा ही ओएल नहीं। के केस में। हम्म। बी स्टिक टू योर आंसर, डोंट चेंज। स्टिक रहो, सही प्रोविजन बोल रही थी, क्यों मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, चेंज क्यों कर रही हूँ अपने आंसर को। और ओएल के बाकी केस ऑल में केसेस में अदर देन 105 और 116 इंडेक्स 16 लगेगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की डिस्प्रोपोर्शनल। डेप्रिसिएशन एंड ऑल इम्पेयरमेंट के लिए। राइट। नो। और इस पे क्या ध्यान रखना है कि जो हम फेयर वैल्यू है, चाहे हमें फेयर वैल्यू पे मेजरमेंट नहीं करनी, बट हमें इसके डिस्क्लोजर जरूर डिस्क्लोजर देना है। करना। हाँ, अब फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर किस पे होगा, इंडेक्स 113 के अकॉर्डिंग। और हमें क्या देखना है, जब अगर लेसी है तो फेयर वैल्यू जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की मेजर करेगा तो आरओयू एसेट की करेगा, नॉट ऑफ अंडरलाइंग प्रॉपर्टी। अंडरलाइन प्रॉपर्टी। हम्म। राइट। तो हाँ, आरओयू अब एसेट। आ गया इनएबिलिटी टू मेजर फेयर वैल्यू रिलायबली। ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन होती है कि फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कंटिन्यूइंग बेसिस पे हम मेजर कर सकते हैं। बट अगर आईपी ओके। एज हेल्ड अंडर कंस्ट्रक्शन है वहां पे, तो उस केस में फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकती प्रॉपरली। तो उस केस में कब करेंगे फेयर वैल्यू डिटरमाइन, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी वहां पे। जब कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो फेयर जाएगी तो वैल्यू। उसका एज एन फेयर वैल्यू डिस्क्लोज ऑफ करना पड़ेगा। और अदर के केस में अगर हम कंटिन्यूइंग बेसिस पे हैं, तो हमें उस केस में अगर हम आईपी अंडर कंस्ट्रक्शन है उस केस में नहीं निकाल सकते, लेकिन बाकी के केस में कंटिन्यूइंग बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो उस केस में हमें डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन अगर हम नहीं निकाल पा रहे, रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे, तो उसका हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इफ पॉसिबली रेंज ऑफ एस्टिमेट्स भी दे सकते हैं, अगर हम कि अगर मल्टीपल हमें फेयर वैल्यू अगर एस्टिमेट्स में दी है, रेंज दी है, तो हम रेंज डिटरमाइन कर देंगे। ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन कंस्ट्रक्शन ऑफ आईपी, मतलब अगर कोई है, अगर हम नहीं निकाल सकते तो ना दें। और कंटिन्यू टू मेजर एट फेयर वैल्यू अंटिल डिस्पोजल डिस्पोजल ऑनर ऑक्यूपाइड और या डेवलपिंग फॉर ओपन। सब्सिक्वेंट सेल। ओके, हम्म। मतलब जब अब तक हम, ट्रांसफर नहीं होता तब तक मेजर करते हाँ, रहो फिर वैल्यू। मेजर हम फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। डिस्क्लोजर पर्पस। हम्म। नेक्स्ट आ गया, अगर हम ट्रांसफर करें तो उस केस में तब ट्रांसफर हम तभी कर सकते हैं जब चेंज इन यूज होगा, मींस
जब वो डेफिनेशन आईपी के वो सीज करने लग जाएगा वहां सीज पे, कर रहा है। सीज या मीट करने लग जाएगा फ्यूचर के, मतलब अगर वो कोई दूसरे इंडे से यहाँ पे आना चाहे हाँ तो अगर मीट करेगा, 40 से अदरवाइज है सीज। और हमारे पास एविडेंस हो उसका प्रॉपर। एविडेंस चेंज इन उसका। अब ट्रांसफर बिटवीन आईपी ओयू, मतलब अगर ओओपी या इन्वेंट्रीज के बीच में हो रहा है वहां पे, कि आईपी से ओओपी या इन्वेंट्री में जा रहा है, तो उस केस में हम कैरिंग अमाउंट चेंज नहीं वाइस होगी और ना वर्सा। उसकी कॉस्ट चेंज होगी फॉर फॉर मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर। राइट। अगर हम जैसे आईपी से इंडेक्स 16 के अंदर लेके जा रहे हैं ओओपी के अंदर, तो तो उस केस कॉस्ट में पे ही उसकी जो भी ट्रांसफर, कैरिंग अमाउंट कैरिंग है अमाउंट पे ही वो सेम ही रहेगी। ट्रांसफर होगा। हम्म। हम्म। नेक्स्ट आ गया डिस्पोजल। अब डिस्पोजल हम डे रिकॉग्नाइज एक कब एक करेंगे? सेकंड। हाँ एक डाउट है। यस यस। जब हम ट्रांसफर करेंगे हम्म। तो कोई मतलब अगर इम्पेयरमेंट लॉस अगर हमें पता चल रहा है कि मान लो हम 40 से ओओपी में लेकर जा रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो ओओपी में ले जाने से हमें पता चल रहा है कि इसमें इम्पेयरमेंट लॉस हो रखा है। तो यस। जब हम पहले तो उसे कैरिंग अमाउंट पे ट्रांसफर करेंगे फिर उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे ना, हाँ, तो उसमें डिफर क्या आएगा? है ना। मतलब ऐसा नहीं करेंगे ना कि मतलब कि साथ साथ में ही उसको उसकी रिकवरेबल अमाउंट पे ही कर लिया और वैसे कर लिया। नहीं, उसमें अगर पहले उसको, प्रैक्टिकली पूछ रही हो या खाली क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से? हाँ नहीं ऐसी पूछ रही हूँ मैं प्रैक्टिकली। मतलब प्रैक्टिकली सोचोगे, मान लो जब तुम ट्रांसफर करोगे किसी दूसरे हेड के अंदर, तो उस केस में तुम हम्म। इम्पेयरमेंट उस दिन निकालोगे नॉर्मल? कोई भी, पहली बात तो सर्कमस्टांस कोई भी नहीं कंप्यूट करता उस दिन पे। करना चाहिए, करता हाँ। नहीं है। तो ईयर एंड पे हम्म। इम्पेयरमेंट चेकिंग की जाती है पहली बात तो। ओके। नॉर्मल अगर इंटरिम बन रहा है तो रिपोर्टिंग पीरियड एंड पे अगर वहां पे करवा रहा है, अगर चेंज हो रहा है तो नॉर्मली करवा देते हैं कि वहां पे कहीं फेयर वैल्यू डाउन तो नहीं हुई उसकी। ओके ठीक है। हाँ। बट उस केस में अगर हम प्रैक्टिकली पूछ रहे हो कि अगर मैंने मान लो उस दिन मैंने करवा दी वहां पे, तो मैं उस अमाउंट पे कम करके कर दूंगा ट्रांसफर वो तो, क्योंकि हाँ इन्वेस्टमेंट वही प्रॉपर्टी ना। के अंदर हेल्ड भी है, तो वहां पे भी पहले हाँ 36 लग सकता है, क्योंकि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट तो एज पर इंडे 16 ही होती है। और 16 इंडे ही होती 16 है में ओके। इम्पेयरमेंट लग जाती है वहां पे 36 के अकॉर्डिंग। राइट। हम्म। तो उसमें उससे ऐसा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, या तो डायरेक्टली कर दो या अलग से पहले 16 में भेज के फिर करो। हाँ। नेक्स्ट अब आ गया आईपी शुड बी डे रिकॉग्नाइज। हम कब करेंगे ऑन डिस्पोजल? अगर हम सेल कर रहे हैं या एंटर फाइनेंस लीज पे कर रहे हैं, जो हमने अगर पहले ओएल पे की थी और अब हम फाइनेंस लीज पे कर रहे हैं। एफएल पे जा रहे हैं। हम्म। और व्हेन आईपी परमानेंटली विड्रॉन फ्रॉम यूज, अगर हमने परमानेंटली हटा लिया है जो हम यूज कर रहे थे, या मतलब एडमिन पर्पस के लिए या रेंटल पर्पस के लिए नहीं है, या फिर हमें से उसको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेंगे डिस्पोज ऑफ करने से भी, या जो हम यूज कर रहे हैं, तो उस केस में डेट ऑफ डिस्पोजल कब मानी जाएगी? जब, जैसे डिस्पोजल हम उस दिन पे डे रिकॉग्नाइज करेंगे ना, तो जब या फिर रेसिपिएंट ऑब्टेन्स कंट्रोल, जब हम जैसे अगर हम सेल कर रहे हैं मतलब किसी और को, तो हम क्या मानेंगे इंडेक्स 115 की तरह। 115 की अगर परफॉर्मेंस उसने इन्वेंट, ऑब्लिगेशन है। हम्म, तो उस केस में जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट होगी उसकी एज पर 115। और अगर हम डी रिकॉग्निशन ऑफ रिप्लेस पार्ट्स कर रहे हैं, वहां पे कर सकते हैं उसका कैरिंग अमाउंट हम रिप्लेसमेंट, मतलब वो डी रिकॉग्नाइज करके जब हमने ऊपर बढ़ा था कि न्यू वाले की रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, ओल्ड वाले की डी रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। उन वाली की डिले। हम्म। ठीक है चलो। नेक्स्ट आ गया डिस्पोजल के केस में वापस वही इम्पेयरमेंट हम करेंगे 36 के अकॉर्डिंग। डिस्पोजल एज पर इंडेक्स 40। अगर हमें कोई कंपनसेशन मिलनी है थर्ड पार्टी से, तो उसको हम पीएनएल पे रिकॉग्नाइज, मतलब डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज कर देंगे जब भी हमें रिसीवेबल होगा कुछ भी। और अगर हमने कोई कॉस्ट ऑफ एसेट रिस्टोर कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो भी एज पर इंडेक्स 40 होता है। वही आ गया कि कैरिंग अमाउंट डे रिकॉग्नाइज करना और न्यू वाले के रिकॉग्नाइज करना उसके अंदर। नेक्स्ट आ गया डिस्क्लोजर फाइनल, बस लास्ट कंसेप्ट है इसका, कि इन एडिशन टू 116, अगर 116 के अंदर जो भी डिस्क्लोजर है वो तो देने ही देने हैं, इन एडिशन टू दैट कि हमें ये भी प्रोवाइड करना है कि ओनर ऑफ आईपी प्रोवाइड लेसर डिस्क्लोजर अबाउट लीज, लेसी होल्ड आईपी एज एन आरयू एसेट प्रोवाइड लीज डिस्क्लोजर एज पर 116 एंड लीज डिस्काउंट रेट, कि हमें वो ये भी बताना है। यहाँ पे 116 में तो जो भी दे रखे वो तो बताना ही बताना है। और अब इंडेक्स 40 के अकॉर्डिंग ये डिस्क्लोजर भी देना है कि उसने आरयू एसेट हेल्ड कर रखी है एज आईपी अंडर ओएल। मतलब ये सारी चीज मतलब इसके अकॉर्डिंग देनी है। एन एंटिटी से रिकॉग्नाइज क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है उनकी मेजरमेंट के लिए, क्लासिफिकेशन, अगर कुछ डिफरेंट डिफिकल्ट हो रही है तो वो डिस्क्लोज करते हैं उनका, कितनी फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, और इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से करनी पड़ेगी उन्हें, कितने एक्सटेंट तक किया उन्होंने। रजिस्टर वैल्यू। कितनी अमाउंट वो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करे, रेंटल इनकम, डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस,
फिर वापिस और क्या एग्जिस्टेंस हमें मतलब रिलाइजेबिलिटी, अगर हमें कोई इनकम हमें कितनी मिलेगी फ्यूचर में, वो सब कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हमारी, डेप्रिसिएशन, यूजफुल मेथड, रेट्स, अगर क्योंकि डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा अगर हम कैरिंग अमाउंट पे कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट कब कम कंप्यूट कर रहे हैं, रिकंसिलेशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन 105 के अंदर हेल्ड कर रखी है हमने, और ओपनिंग और क्लोजिंग का तो हमें केस में रिकंसिलेशन प्रोवाइड करना पड़ता है वहां पे। डिस्क्लोजर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ आईपी हम अगर देंगे, दे रहे हैं तो देना ही है वैसे हर केस में। अगर हम नहीं दे रहे, एक्सेप्शनल केसेस क्या है कि हम, तो उस केस में हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी है हम क्यों नहीं कर रहे, और रेंज ऑफ एस्टिमेट देंगे देनी है वहां पे, अगर हम फेयर वैल्यू प्रॉपरली ये तो डिटरमाइन नहीं हाँ करें उसमें तो भी उसकी रेंज दे दें हम। हाँ ये रिकंसिलिएशन। इंडेक्स 40 वैसे तो एक कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, बाकी इतने में ये वाला केस कंटिन्यू करते हैं, चलो। बताओ इस केस में क्या करोगे, वापस आ जाओ। यानी हमने अपना आरओई एसेट उसको दे दिया, तो मतलब हमने आरओई एसेट को एक्सचेंज करा। हम्म। यानी हमें अपनी बुक्स में से उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हाँ, मेरा पहला ये क्वेश्चन था, कैरिंग अमाउंट ऑफ आरयू एसेट एंड फेयर वैल्यू कैन बी डिफरेंट और नॉट। कैरिंग अमाउंट ऑफ आरओई एसेट हो सकती है डिफरेंट। हो सकती है। हम आरओई एसेट को पेयर करते हैं नहीं करते? एक तो मुझे ये वाला पार्ट याद नहीं है बिल्कुल, क्या चीज? कि हम आरओई एसेट का इम्पेयरमेंट करते हैं। आरयू एसेट पे इम्पेयरमेंट करते हैं। करते हैं ना, हम्म। उसकी फेयर वैल्यू अलग हो सकती है, हो क्योंकि सकती है। 113 के अकॉर्डिंग। हाँ, चलो क्योंकि अभी फिर ले जैसा अभी लेते हैं हम। हमने डिस्कस करा था कि इसकी फेयर वैल्यू 113 के अकॉर्डिंग मेजर होगी आरओई एसिड की, ना कि अंडरलाइंग एसिड की। ये लो, चलो, ये हमने चेंज कर दी सबकी फेयर वैल्यू, इसकी हमने 130 कर दी। अब बताओ, मतलब हमने क्या करी, कैरिंग अमाउंट थी 100, बिल्डिंग रिसीव्ड की हम्म। फेयर वैल्यू ये सारी है यहाँ पे, ये सारी फेयर वैल्यू है इस लाइन आइटम में, ओके। और यहाँ पे इनकी कैरिंग अमाउंट्स है, और कैरिंग लेसी के अमाउंट लिए है। इसने जो बिल्डिंग इसने हेल्ड कर रखी थी उसकी कैरिंग अमाउंट है हम्म, 90। ठीक है। अब एंट्री, अब अमाउंट्स के साथ साथ बताओ ये लो। ओके, अब उसने बिल्डिंग रिसीव करी है तो उसने एसेट गिव अप करा है आरओयू एसेट, दोनों की ही फेयर वैल्यूज क्लियरली एविडेंट है। हम्म। तो फिर हम अपने आर एसेट गिवन अप की फेयर वैल्यू पे लेंगे, तो बिल्डिंग रिसीव को 130 पे डेबिट करेगा बिल्डिंग हम्म। रिसीव, आरओयू एसेट को 100 से क्रेडिट करेगा, हम्म। और बचा हुआ अमाउंट वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देगा, ओके। 30 रुपीज का, मतलब जो भी है। हम्म। और एमएनओ की बुक्स में? एमएमओ की बुक्स में वो भी सेम अपने आरओयू एसेट की पे बुक, वो आरओयू एसेट कह रही हूँ, एसेट गिवन अप पे बुक करेगा, तो यानी वो 120 पे आरओयू एसेट को रिकॉर्ड करेगा, 120 पे 90 रिकॉर्ड पे करेगा? बिल्डिंग, हाँ आरओयू एसेट को नहीं, लेकिन हाँ, अगर हमने वहां पे जो चीज पढ़ी थी कि आईपी जो है हमारी, वो अगर इंडेक्स 116 के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट पे मेजर होती है, हम्म। आरओयू एसिड की कॉस्ट तो उसे 116 के अकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी ना, आरओयू एसिड की वैल्यू तो। अच्छा। बट उसने फिर बिल्डिंग भी तो दी है ना, कंफ्यूजन हो गया। बताओ क्या करोगे फिर?